आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है आप सभी का हमारे शो पर। आपके साथ मैं हूं निशा सिंह और ये है आप ही का अपना फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है कुछ लम्हे फुर्सत के। हमें पता है आप हमसे मिलने के लिए इंतज़ार करते रहते हैं और हम भी आपसे मिलने के लिए बेताब रहते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपका हमारे साथ बिताया गया हर एक वक्त खुशगवार गुजरे और जब आप हमारे शो को देख कर उठें तो आपके चेहरे पर एक खूबसूरत से स्माइल और कुछ करने का जज्बा हो। और आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे खास मेहमान से जिनका नाम है फिरदौस अजमत जी। फिरदौस जामिया मिलिया इस्लामिया में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। तो चलिए आइए उनसे मुलाकात करते हैं। बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे शो पर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई यहाँ पर, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। फिरदौस जी, मेरा सवाल सबसे पहला यही होगा, अगर हम बात करें विमेंस स्टडीज़ जो डिपार्टमेंट है, यहाँ पर आप क्या मानती हैं लेडीज़ के लिए कितना स्कोप है? कैसे यहाँ पर लेडीज़ अपने करियर चुन सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं? देखिए, विमेंस स्टडीज़ जो है इंडिया में तकरीबन 15-20 साल से एक इस्टेब्लिश डिपार्टमेंट के फॉर्म में कई यूनिवर्सिटीज़ में बन चुका है, एटलीस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जी। और ये यूजीसी का एक ख़ास प्लान के तहत शुरू हुआ था, लेकिन अब तो ये कई सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जैसे दूसरे ट्रेडिशनल डिपार्टमेंट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसी तरीके से विमेंस स्टडीज़ भी एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के फॉर्म में तकरीबन 15-20 सालों में एक अपनी एक अहम जगह बना चुका है। तो अब तो ये सवाल नहीं रहा कि विमेंस स्टडीज़ एज ए सब्जेक्ट क्या है। इशू ये है कि बहुत लोगों को अभी भी कन्फ्यूज़न है कि विमेंस स्टडीज़ क्या है, ये औरतों के बारे में। तो ये बहुत सारे मिसकंसेप्शन, बहुत सारे मिथ हैं। एक्चुअली विमेंस स्टडीज़ जो है एज ए सब्जेक्ट अगर हम इसकी बात करें तो ये सिर्फ ये एक ह्यूमन बीइंग का जो एक मतलब सोसाइटी में जो रिलेशनशिप है एज ए मर्द, एज लाइक एक मर्द और औरत के बीच का जो रिलेशनशिप है, किस तरीके से इसको एक हेल्दी रिलेशनशिप में एक अच्छी सोसाइटी, एक मतलब एक बेहतर सोसाइटी की तरफ बढ़ने के लिए एक पहल है। विमेंस स्टडीज़ के थ्रू हम ये सारी चीज़ें समझते और देखते हैं, चाहे वो जेंडर एंड लॉ का पेपर हो, जेंडर एंड लिटरेचर का पेपर हो, या विमेंस मूवमेंट, विमेंस के जो स्ट्रगल रहे हैं उनके बारे में हम सीखते हैं कि क्या रही है, किस तरीके से औरतें सदियों से तारीख में इनविजिबल रही हैं। मतलब क्योंकि हिस्ट्री जो है, तारीख एक ऐसा सब्जेक्ट है ये मर्दों का सब्जेक्ट माना जाता था, मर्दों के लिए और मर्दों के ज़रिए बना हुआ है, क्योंकि तारीख को बनाने वाला मर्द है। इसलिए तो विमेन स्टडीज़ कहीं ना कहीं उस ट्रेडिशनल सोच को इनक्रोच करता है कि अब हर जगह जो मर्दों का डोमिनेंस था, उस जेंडर ज्योग्राफी को कहीं ना कहीं ये एक तरह से एक नए डायरेक्शन की तरफ ले जाने के लिए है कि औरत का स्पेस हर एक सब्जेक्ट में, हर एक इश्यूज में, हर फील्ड में है। अब वो ट्रेडिशनल रोल में जो बाइनरी थी, घर और बाहर की, बाहर का दरवाजा मर्द के लिए, घर औरत का, औरत अब ये दिखाने की मतलब एक पूरा कोशिश नहीं बल्कि उसका ये स्ट्रगल है कि वो घर और बाहर को किस तरीके से बैलेंस करेगी। जिस स्पेस की आप बात करें, आपको लग रहा है वुमेन्स उस स्पेस को क्रिएट कर पा रही हैं, सपोर्ट कर रही है सब कुछ, हमारी जो सोसाइटी है? देखिए, कर पा रही है कि नहीं, ये थोड़ा सा मतलब डाउटफुल होती है चीज़ें, क्योंकि चीज़ों को हम अपने तरीके से देखें, हम दिल्ली में रहकर बात करें वो, और फिर रिमोट प्लेसेस में, क्योंकि आज भी हमारा मोर देन 70-80% रूरल इंडिया मतलब एक तरह से है। तो वहाँ पर औरतों की क्या हालत है? अगर हम ये कहें कि वो हर चीज़ में मतलब एक इक्वालिटी को पा चुकी हैं, तो शायद ये थोड़ा सा मतलब एक कहेंगे कि एक्सेजरेशन होगा और उसको नहीं करना मतलब ये। लेकिन हाँ, हमारी कोशिश है कि एज ए सब्जेक्ट एक्सपर्ट लाइक एक तरह से विमेन स्टडीज़ की जो एक प्रोपोनेंट्स के फॉर्म में हम किस तरीके से हम अपनी चीज़ों को उन लोगों तक पहुंचाएं जो इससे शायद वाकिफ़ नहीं है, अपने राइट्स के लिए वाकिफ़ नहीं है। लॉज हमारे यहाँ इतने बेहतरीन कानून है, दुनिया के बेहतरीन कानून में इंडियन कानून एक होता है विमेन से रिलेटेड, विमेन प्रोटेक्टिव, जाने कितने लॉज हैं। लेकिन जब बात आती है, सर्वे होता है, तो पता चलता है कि सिर्फ 3.6% मर्द ही अवेयर है कानून के बारे में। जब मर्द नहीं अवेयर है, औरतें तो बिल्कुल नहीं है। तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो थ्रू नॉलेज एंड थ्रू अवेयरनेस एंड थ्रू लीगल लिटरेसी यू कैन मेक देम अवेयर अबाउट दिस लॉज। सो फर्स्ट यू हैव टू मेक देम अवेयर।
तो लाइक एक स्पेस बनाने के लिए, इक्वालिटी लाने के लिए पहले आपको वो एक उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उनको वो बताना होगा कि क्या चीज़ें हैं। अदरवाइज सारी चीज़ें बस सुपरफिशियल होकर रह जाती हैं कि आप कानून बनाते हैं, आप दुनिया के सब्जेक्ट खोल दीजिए, पेपर पर एवरीथिंग इज इन पेपर, थ्योरी रह जाता है। प्रैक्टिस में इसको कैसे लाएंगे? तो हम विमेन स्टडीज सब्जेक्ट की हम बात करें तो हम उसको प्रैक्टिस में भी लाने के, हमारा जो करिकुलम जो डिज़ाइन होता है वो इस तरीके से थ्योरी एंड प्रैक्टिस के बीच में कैसे बैलेंस करना है ना, किस तरीके से, तो वो एक बहुत ज़रूरी एंगल है जिसको कि हम एज ए एकेडमिशियन पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे करिकुलम का जो पार्ट है वो मतलब हो। अब तो बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट भी जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हैं वहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जेंडर स्टडीज़, विमेन स्टडीज़। पहले हम लोगों ने जब मास्टर्स किया, मतलब मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई की, तो उस ज़माने में कोई पेपर हमारा वीमेन स्पेसिफिक नहीं होता था। कोई एक इशू होता था किसी पेपर में, सोशल हिस्ट्री पढ़ते थे, क्योंकि उसको डाइल्यूट कर दिया गया था। वीमेन इश्यूज़ को सोशल इश्यूज़ के फॉर्म में डाइल्यूट कर दिया गया था। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वीमेन इश्यूज़ को सोशल एविल्स के फॉर्म में देखने की, और उसी डायरेक्शन में उसको देखते रहें, इसलिए वो वीमेन फोकस वो इश्यूज़ कभी भी, लेकिन तब से लेकर आप अपने कॉलेज के ज़माने की बात करें, तब से लेकर अब तक की अगर हम बात करें तो चीज़ें तो चेंज हुई हैं, बहुत चेंज हुई। अब जो एक जनरेशन जो हम लोग थे, अब जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, जो बच्चे हम देखते हैं, जो स्टूडेंट्स हमारे हैं, वो बहुत ही मतलब डिफरेंट हैं वो हमसे। क्योंकि आपने इतना अच्छा यहाँ पर जिक्र किया, इतनी अच्छी बातें लोगों को बताई हैं, जानकारियाँ आपने दी हैं। आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? आपको कैसे लगा कि मुझे इस तरफ जाना, मेरा रुझान इस तरफ है? कैसे पता लगा, कैसे आपने आगाज़ किया, कैसे शुरुआत की? जी, इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि थोड़ा सा हम अपने आप को भी शायद इंट्रोड्यूस करें, तो शायद आप हमें कनेक्ट कर सकें। मैं एक बहुत ही छोटे से जगह से हूँ, एक इलाहाबाद में एक टाउन है फूलपुर, और एक छोटा टाउन है, वहाँ से 32 किलोमीटर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। उस ज़माने में हम लोग जब पढ़ाई करते थे, इंटर कॉलेज GGIC था, फिर वहाँ से 11-12 साइंस नहीं थी, तो उसके लिए भी हमें इलाहाबाद आना पड़ता था। तो बोर्डिंग हाउस में रहकर हमने 11-12 किया, फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और BA MA वहाँ से किया। ग्रेजुएशन मैंने हिस्ट्री में किया, मास्टर्स हिस्ट्री में किया, क्योंकि उस ज़माने में जेंडर स्टडीज़ या विमेन स्टडीज़ कोई सब्जेक्ट नहीं था। हमने जैसे बताया कि हमारा जो करिकुलम भी होता था उसमें भी विमेन इश्यूज़ इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता था जैसे आज के डेट में इम्पॉर्टेंट एक इंटीग्रल पार्ट हो गया है सिलेबस का, उस ज़माने में नहीं था। लेकिन मेरे जहन में, मेरी सोचों में कहीं ना कहीं वो एक फोकस पॉइंट था कि हमें कुछ इस इशू में अब लाइक अपने बारे में जानना, अपने को एक्सप्लोर करना है। खुद को एक्सप्लोर करने के लिए, विमेन इश्यूज़ पर काम करने के लिए जब मैंने PhD का टॉपिक को चुनने की बात आई, तो मेरे सुपरवाइजर ने कहा कि आप किस टॉपिक पर काम है? मैंने कहा मुस्लिम वीमेन पर काम करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा वेरी गुड, तो आपको पता करना है कि मुस्लिम वीमेन की क्या इश्यूज़ हैं। तो बस वहीं से मेरी सोच, मेरे डायरेक्शन वहीं से एक तरह से तय हो गए कि मैं सिर्फ शायद इसी के लिए बनी हूँ। तो मेरा जो एक्सपर्टीज़ था, मेरी जो PhD थी मुस्लिम वीमेन पर रही, और वो बाद में मेरी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पब्लिश भी हुई बुक मेरी। वो एक इम्पॉर्टेंट किताब मानी जाती है, स्पेशली मुस्लिम वीमेन के राइट्स के लिए, मुस्लिम वीमेन की इश्यूज़ के लिए, कि किस तरीके से मुस्लिम वीमेन को अगर हम तारीख़ी तौर पर बात करें तो बहुत प्रोग्रेसिव हुआ करती थी एक ज़माने में, लेट 19th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी में। बट वो क्या ऐसा रहा कि आज मुस्लिम वीमेन एक वो क्या, क्योंकि लाइक अगर आपको करंट डायनामिक्स को समझना है तो आपको उसकी तारीख समझना बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि रूट को बिना समझे आप कोई चीज़, कोई इशू को नहीं समझ सकते। तो मुस्लिम वीमेन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तारीख़ी तौर पर अगर हम उनकी एनालिसिस करें तो बड़ी प्रोग्रेसिव थी, लाइक एजुकेशन के लिहाज से, दूसरी भी चीज़ों में वो बड़ी एक्टिव थी। लेट 19th सेंचुरी में, अर्ली 20th सेंचुरी में हम बात करें, कई सारे वीमेंस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने वाली इंडिया लेवल पर वो पहली थी, यानी कि इवन मेजॉरिटी वीमेन से भी 2 कदम आगे थी। पर वो क्या वजह रही कि जो इंडिपेंडेंट इंडिया रहा है उसमें मुस्लिम वीमेन पीछे हो गई। तो ये इसको समझने के लिए तारीख़ी तौर पर उनकी एनालिसिस करना ज़रूरी है। शायद ये इतने डिटेल में मैं अपनी बुक पर नहीं डिस्कशन कर सकती। तो मेरी एक तो किताब वो रही, दूसरा आपने जो एनालिसिस की बात की, एनालिसिस में क्या नज़र आया, क्या वजह है? क्योंकि आपने इंडिपेंडेंट इंडिया की बात की। देखिए, मुस्लिम के साथ कई सारी मुस्लिम के साथ तारीख़ी तौर पर अगर हम बात करें तो पोस्ट 1857 वो कई दौर से गुज़रा, और उसके बाद फिर पार्टीशन रहा। पार्टीशन के बाद जो एक एलिट सेक्शन मुस्लिम था, जाहिर से बात है उन्होंने पाकिस्तान को चूज़ किया। फिर लेकिन ये नहीं है कि तमाम मुसलमान पाकिस्तान चले गए, बहुत छोटे, जैसे कि मेरी जो एनालिसिस है लेस देन 1% मुस्लिम यूपी से पाकिस्तान गए,
लेकिन यूपी की मुस्लिम औरतें बहुत प्रोग्रेसिव थीं, तो जाहिर सी बात है कि एक मेजर चंक जो है मुस्लिम यही रहा। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद, पार्टीशन के बाद ये देखने में आया कि मुस्लिम्स के साथ अपनी कल्चरल आइडेंटिटी, अपनी कम्युनिटी आइडेंटिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई बनिस्बत दूसरे। तो कहीं ना कहीं वीमेन इशू उसमें सप्रेस हो जाता है ना। कम्युनिटी, जब आप कम्युनिटी आइडेंटिटी दूसरी चीज़ों के साथ कंप्रोमाइज, दूसरी चीज़ों में फोकस, ये चीज़ डी फोकस होगी जिसे फोकस में होना चाहिए, जिसको फोकस में होना चाहिए। एजुकेशन वगैरह दूसरे इशू पर हम बात ही नहीं करते, लॉ के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो कि शायद मैं अभी मतलब मेंशन नहीं करना चाहूँगी, बहुत मतलब दूसरे अननेसेसरी चीज़ों पर बहुत बातें होती हैं जो इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं उस पर कैसे किस तरीके से उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाए, इस पर बात कोई नहीं करता, क्योंकि खुद कम्युनिटी के लोग नहीं करते। हाँ, वुमेन्स की हम बात कर रहे हैं, वुमेन्स स्टडीज़ की हम बात कर रहे हैं। आप पोएट्री भी करती हैं, और जिस तरह से मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप जिस तरह से जिक्र कर रही हैं कि आपने शुरुआत से ही सोच लिया था कि आपको इस तरफ कुछ करना है, तो क्या आप पोएट्री में भी आने का रीज़न यही था? उसी से रिलेटेड थॉट प्रोसेस आपको हमेशा है? कैसे आपने डिसाइड किया क्या करना है? नहीं, ये पोएम तो मैंने बहुत लेट में लिखना शुरू किया, 40s के लाइक 40s में लिखना शुरू किया, क्योंकि पहले तो मेरा नॉन फिक्शनल काम, मैं बेसिकली एकेडमिक्स की तरफ ही ज़्यादा थी। लेकिन ऑल ऑफ सडन मुझे 4-5 ईयर से तकरीबन लगा कि नहीं, फिक्शन मतलब ये ऑटोमेटिक जैसे मेरे अंदर आता गया, और मैंने 2 नॉवेल भी लिखी, पोएम का कलेक्शन भी है। ये सारी चीज़ें शायद ऑटोमेटिक इनबॉर्न मेरे में थी, और मैं इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाई थी शायद। इसको हम यही कहेंगे कि कभी कभी होता है ना कि जब हम लोग बहुत छोटी जगह से होते हैं, छोटी एक तरह से हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं बहुत लिमिटेड होते हैं। आज के जो हम अपने बच्चों को देते हैं उस तरीके से नहीं होते। तो बहुत लिमिटेड सोर्स में, लिमिटेड जगह पर हमारी सोच भी लिमिटेड होती है, और बहुत सी चीज़ें हम लोग शर्म और दूसरी वजहों से नहीं एक्सप्रेस करते। क्रिएटिव राइटिंग भी उसी का एक पार्ट है, जैसे जिसको मैं चाहूँ नॉवेल लिखना, पोएम लिखना, ये सब थोड़ा सा ओपननेस मांगता है, ये सारी चीज़ें। तो जो टीन एज पर जो होती है वो सब आप सोच भी नहीं सकते हैं उस ज़माने में। तो थोड़ा लेट मेरी एंट्री हुई यहाँ पर, ये कहें तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं शुरू से लिखती रही हूँ पोएम और ये। हाँ, दूसरी तरीके की एकेडमिक राइटिंग्स, आर्टिकल्स, ये सारी चीज़ें मैं शुरू से लिखती रही। मैं लाइक मंडल लेवल पर ऐसे कंपटीशन में भी मुझे इलाहाबाद मंडल में 2nd प्राइज़ मिला, और बहुत जब मैं हाई स्कूल में ही थी। तो इस तरीके से राइटिंग में तो मैं शुरू से थी, मेरा ये पैशन था लिखना। वो मैं लिखती रही हूँ, सब कुछ नहीं, बट वो नॉन फिक्शनल होता। औरतों की अगर हम बात करें, औरतों पर आपने कितनी किताबें लिखी, उनके हक को लेकर, या उन्हें कानून की नॉलेज होनी चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए, इसके बारे में आपने कितनी किताबें लिखी? कौन कौन सी किताबें? मैं चाहूँगी कि जो हमारी ऑडियंस है, हमें सुन रही है, वो उन किताबों की तरफ अपना रुझान डालें, और वो भी कहीं ना कहीं पढ़े जिस तरह से आप उनके हक की बात कर रही हैं। देखिए, बात किताबों की आती है तो नंबर गिनाना तो थोड़ा सा मतलब कि एक अजीब से लगता है मुझे इंडिविजुअली बात करूं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपका जो काम होता है वो बोलता है, कहते हैं। हाँ, मैं बोलूँ कि मैंने 4 किताबें लिखी, 5 किताबें लिखी, तो थोड़ा सा मेरे लिए ये नहीं, स्पेशली जो औरतों के लिए आपने अगर लिखी है। हाँ, उस नहीं, मेरी जो सारी किताबें औरतों पर ही है, मेन फोकस मेरा वीमेन इश्यूज़ ही है। हाँ, लॉ की आपने बात की तो ये मेरा मतलब एक तरह से बहुत ही सबसे मेरा दिलचस्प जो एरिया रहा है काम का, वो जेंडर एंड लॉ ही रहा है, स्पेशली मुस्लिम वीमेन से रिलेटेड, पर्सनल लॉ से रिलेटेड, एंड दूसरी मेजॉरिटी कम्युनिटी से भी रिलेटेड। रिसेंटली मैंने जो बहुत काम किया है इनहेरिटेंस राइट्स को लेकर, जो प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस राइट्स औरतों को होता है, बहुत लाइक एक बहुत नेग्लेक्टेड एरिया है। हम हर तरीके की बात करते हैं, मैरिज लॉज में रिफॉर्म की बात करते हैं, डिवोर्स में रिफॉर्म की बात करते हैं, वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, बट ये एम्पावरमेंट कैसे आएगा, हम इसकी जड़ पर नहीं हो कभी जाते। एम्पावरमेंट कैसे आएगा जब औरत को आप इंडिपेंडेंट करेंगे, क्योंकि औरत को इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी हम एक्नॉलेज ही नहीं करते। औरत को हमने सिस्टमेटिकली एक डिपेंडेंट पर्सनालिटी बनाकर रखा है, उसको उसके मर्द के ऊपर। वो जब शादी नहीं होती तो फादर के प्रोटेक्शन में रहती है, शादी करती है हस्बैंड के, जब बूढ़ी हो जाती है बेटे के। क्यों? क्योंकि उसको अपने प्रॉपर्टी में उसके राइट्स को एक्नॉलेज नहीं किया। वो किसी भी कम्युनिटी, किसी भी रिलीजन की बात करें ना। सिमिलरली इंडिया में भी मैंने कभी प्रोजेक्ट भी फिनिश किया मिनिस्ट्री का, इसमें भी मेरे पास जो रिस्पॉन्स आया उसी तरीके से कि यंग लड़कियां भी एक्सेप्ट नहीं करती प्रॉपर्टी में अपने शेयर को, और वो बड़े मतलब आराम से कहती हैं कि नहीं प्रॉपर्टी में शेयर तो हमें नहीं चाहिए, ये तो भैया के लिए है प्रॉपर्टी। तो मतलब आप सोचिए कि हमारी ये जो यंग जनरेशन है, एजुकेटेड है, उनका भी ये सोच है
कि ये तो भैया की वो प्रॉपर्टी है, फीड यानी हो कि चुका है एक्चुअली, इतने वो समय से चीजें चलती आ रही। सोशलाइजेशन हमारा इस तरीके से हुआ है कि हम उसके लिए अभी तैयार ही नहीं हुए, एक्सेप्टेंस ही नहीं, और डिमांड भी नहीं आती किसी भी तरीके से। फिर चाहे आप कितना भी एजुकेशन लेवल की बात कर लें, एजुकेटेड लड़कियों की आप बात कर रही हैं कि एक पुराना दौर एक अलग दौर था, लेकिन अगर आज के हम दौर की बात करें, लड़कियां बड़े अपने हक की बात करती हैं, अपनी चीज़ों को जानती समझती हैं, लेकिन इस चीज़ को समझती, इतना माइंड में ये चीज़ फीड हो चुकी है कि लगता ही नहीं कि ये भी कोई रिक्वायरमेंट है। दहेज की, अगर दहेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा डिमांड लड़कियां करती हैं, जो मेरे उसमें आया। मतलब इस तरीके से नहीं मतलब भाई को तो प्रॉपर्टी में शेयर दिया जाए, तो हमने कहा आप क्यों नहीं प्रॉपर्टी में शेयर लेते? नहीं ये तो ब्रदर की है, भाई की, क्योंकि हमें वापस जब घर पर आना होगा तो हमारा एक वार्म वेलकम हो घर में। अच्छा। मतलब मायके में एक वार्म वेलकम हो, इसलिए हम भैया के पट्टीदार नहीं बनेंगे। हमें मतलब हमारा जो शेयर है वो इस तरीके से होना चाहिए, ज्वेलरी जो दूसरी तरीके से मूवेबल आइटम है। तो आप जब आप प्रॉपर्टी में उसको शेयर नहीं देंगे तो वो आप लाइफ टाइम उसको डिपेंडेंट बना कर रखते हैं। प्रॉपर्टी में उसका शेयर होगा, घर पे उसका नाम होगा, उसके पास एक ऑप्शन होगा, और ये कहीं ना कहीं एक परपेचुएट वायलेंस को भी इनवाइट करता है, क्योंकि औरत को आप वल्नरेबल बनाकर रख रहे हैं। वो एजुकेटेड है, वो वर्किंग वीमेन है, सब कुछ है, बट वो परपेचुएट वायलेंस को टॉलरेट कर रही है, क्योंकि न घर में न किसी प्रॉपर्टी में उसका नाम नहीं, उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं है, और उसको इसी घर में रहना है। तो जो कुछ हस्बैंड कह रहा है, जो भी उसके मेल फोक हैं वो कह रहे हैं, उसको वो तमाम उम्र उसको बर्दाश्त करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। और जब उसके पास ऑप्शन होगा, वो एक इक्वल लेवल पे तभी आएगी जब हर फॉर्म में उसको एक इक्वल लीगल एंटिटी एक्नॉलेज करना, बावजूद उसके कि कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में जेंडर मतलब एक तरह से इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट तो हम पा गए, इक्विटी कैसे लाई जाए, ये एक बड़ा चैलेंज है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 2030 तक कहता है, जेंडर इक्विटी की बात करता है। जेंडर इक्विटी कैसे आएगी जब तक उसको तमाम रिसोर्सेज पर इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे, और वो इक्वल अपॉर्चुनिटी आप रिसोर्सेज पर कैसे उसको तमाम एक सर्कमस्टेंसेस, एक सारी चीज़ें, सारे एनवायरनमेंट को उसके फेवर में क्रिएट करना होगा ना। तो बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर्टी में दूसरे जो रिसोर्सेज है, स्पेशली एग्रीकल्चर लैंड में उसको शेयर को एक्नॉलेज करना। जो हमारे यहाँ जनरली जो होता है मेल इनहेरिटेंस होता है, पैट्रिलिनियल सोसाइटी को हम लोग सिस्टमेटिकली आगे बढ़ा रहे हैं। वो चाहे जिस सोसाइटी, जिस कल्चर की बात करें, बात तो है लॉ में, लीगली तो सब कुछ है, बट प्रैक्टिस में नहीं है ना। प्रैक्टिस में कैसे हम पैट्रिलिनियल माइंडसेट को कैसे हम चेंज करें? हम ये नहीं कह रहे उसकी जगह आप मैट्रिलिनियल, बहुत ज़रूरत है इसकी, माइंडसेट को चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। आप इतनी बिजी महिला हैं, आपसे ये जानना चाहूँगी कि घर और बाहर का जो मेंटेनेंस है वो आप कैसे करती हैं? क्योंकि बाहर भी आप इतनी ज़्यादा बिजी रहती है, काम रहती है, घर पर एक लेडीज़ के लिए कहीं ना कहीं बोलते हैं जब लेडी एक घर पे रहती है तो उसको एक सेकंड की भी फुर्सत नहीं होती। ये दोनों चीज़ें आखिर मैनेज कैसे होती हैं फिर? मतलब हो जाती है मैनेज, ऐसे कोई मुझे नहीं लगता कि कोई स्पेशल काम है, आखिर मर्द भी तो मैनेज करता है ना। तो यही बात हो जाती है कि कहीं नहीं मतलब हम ये एक तरह से बायस्ड होते हैं, ये एक तरह से कि औरत है तो वो कैसे घर और बाहर में बैलेंस करी, जैसे मर्द बैलेंस कर लेता है वैसे औरतें भी कर लेती हैं, और उसी तरीके से हम भी करते हैं। मतलब एक एकेडमिक्स के लिए भी अपना टाइम को निकालना होता है, लिखना पढ़ना, इन सब चीज़ के लिए घर की दूसरी चीज़ों को भी देखना, और वो सब लाइक एक तरह से ये तो नहीं कहेंगे कि सुपर वीमेन की तरह काम करते हैं, एक नॉर्मल औरत की तरह ही सारी चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। और उसमें सबका कोऑपरेशन होता है घर में। मेरे हस्बैंड है, मेरी मदर इन लॉ हैं घर में, हम लोग, और एक मेरा बेटा है, तो सब मिलजुल कर हम लोग काम को मैनेज कर लेते हैं। फिरदौस जी ने आप बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत जिस तरीके से उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा कि जैसे मर्द करते हैं वैसे ही औरतें करती हैं, काफी लाइटली आपने इस बात को रिप्लाई किया। दैट वाज सो नाइस कि जैसे वो करते हैं वैसे हम करते हैं, हमें कुछ अलग से प्रिविलेज इसकी जरूरत नहीं है, या कुछ हेवी हमारे को लेने की जरूरत नहीं है कि अरे बाहर भी कर रहे हैं और घर पे भी कर रहे हैं। वेरी लाइटली जैसे मर्द करते हैं वैसे औरत भी करती हैं। औरतों को वैसे भी कहा जाता है कि बिल्कुल मल्टीटास्किंग होती है, हाँ, वो 12 हाथ 10 हाथ वाली लेकर तो उस तरीके से मैं सुपर वीमेन होने का क्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ जिस तरीके से मैं घर और बाहर को बैलेंस करने की पूरी कोशिश करती हूँ। फिरदौस जी, जो लड़कियाँ अभी इस वक्त आपको सुन रही हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, उन्हें क्या कहना चाहेंगी आप? मेरा उन यंग लड़कियों से यही अपील है कि वो पढ़ें लिखें और अपने को, पहली बात तो अपने को पहचानें, अपने को एक्नॉलेज करें और अपनी पहचान खुद बनाएं, वो इंडिपेंडेंट बने। और इंडिपेंडेंट वीमेन कुछ भी, कोई भी चेंज ला सकती है।
ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो जेंडर इक्विटी का पूरा जो गोल है 2030 का, हम तब तक नहीं पा सकते जब तक खुद औरतें अपने आप को नहीं पहचानती, लड़कियां अपने अंदर के अपनी पोटेंशियल को नहीं पहचानती, खुद को नहीं एक्सप्लोर करती, तब तक हम कभी नहीं शायद उसको पा सकते। फिरदौस से हमने बात की, वो नॉवेल भी लिखती हैं, पोइट्रीज करती हैं, वो शेर व शायरी का भी शौक़ रखती हैं और साथ ही वुमेन्स स्टडीज़ की बात करती हैं, उनके लिए कानून जो बने उसकी बात करती हैं और साथ ही साथ बहुत अच्छी कुकिंग भी करती हैं। सही कहा ना मैंने? हाँ, कभी कभी करती हूँ और मतलब कि ज़रूर जब हमें वक्त मिलता है तो मैं कुछ न कुछ नई डिश, नए आइटम बनाने की तो कोशिश मैं बिल्कुल चाहूँगी कि तो आज आप थोड़ा सा वक्त को हमारे लिए निकालें और वो बिल्कुल। नई डिश आप हमारे लिए ट्राई करें, हमारे जो ऑडियंस है उनके लिए ट्राई करें और उन्हें बताएं कि आज आप हमारे लिए क्या बनाने वाली हैं। तो आज हम आप लोगों के लिए ढोकला, चूँकि जल्दी वही बन सकता है, अब ऐसा तो नहीं कि मैं बिरयानी और दूसरी आइटम बनाना शुरू कर दूँ तो पता चला पूरा वक्त कोई बात नहीं, कोई बात, इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद बिल्कुल, तो मैं करने की कोशिश करती हूँ। तो चलें फिर किचन की तरफ। जी श्योर। तो जैसे कि हमने बताया कि क्विकली जो 10 मिनट में बन सकता था ढोकला, तो ढोकले के लिए मैंने प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कर ली थी। थोड़ा सा बेसन 250 ग्राम, बेसन नहीं तो उसकी जगह चने की दाल, उसका ज़्यादा अच्छा बनता है, तो मैं प्रेफर करती हूँ चने की दाल। तो चने की दाल को रात में हमने भिगो दिया था, सुबह उसको पेस्ट बनाकर अब ये हमारी दाल बहुत अच्छे से उठ गई है। इसमें हम 1 स्पून सॉल्ट डालेंगे, 1 स्पून या 1.5 स्पून सॉल्ट डालेंगे और 1 स्पून ही इसमें शुगर ऐड करेंगे। अच्छे से इसको ऐड कर, हल्दी डालेंगे थोड़ा सा, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं पड़ना है, सिर्फ हल्दी, सॉल्ट और शुगर, इसको अच्छे से ऐड कर लिया। थोड़ी सी हल्दी कम लग रही है तो, क्योंकि ढोकले के लिए हल्दी उसकी जान होती है। भगोना हमारा तैयार है पेस्ट के साथ। फुल स्पीड पर इसको गैस किया। ये 20 मिनट के लिए इस पे स्टीम लगेगा। किस टाइम पर है? अब ये ढोकला हमारा तैयार है। खासतौर से जब जल्दी होती है, कोई गेस्ट आ रहे हो या जैसे रमज़ान में या किसी ऐसे ओकेजन पर, जल्दी से 15-20 मिनट लगता है और बना लेते हैं। बस पेस्ट बनाने में जो प्रिपरेशन में वक्त लगता है वही लगता है, अदरवाइज इसमें सिर्फ 20 मिनट का प्रोसेस है टोटल। तो ये ढोकला हमारा तैयार है। ये लीजिए, ओखला का ढोकला तैयार है और बहुत ही कम वक्त में अब क्या बना सकते थे, तो मुझे लगा कि कम वक्त में बहुत ही अच्छी चीज़ बनाई है। देखने में सच में बहुत मज़े का लग रहा है, बड़ा टेस्टी लग रहा है। और ख़ास तौर पर अगर हम रमज़ान के मौके की बात करें तो रमज़ान के लिए मैं कह सकती हूँ कि सबसे बेस्ट डिश हो सकती है, क्योंकि रमज़ान के टाइम पर जब हम लोग रोज़ा अपना खोलते हैं तो उस टाइम पर बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उसके बाद हम पकोड़े खा लेते हैं, तला हुआ खा लेते हैं, सारा दिन खा ली और उसके बाद पकोड़े, तो सोचिए पेट के लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल होगा। लेकिन ऐसी डिश जो हल्की फुल्की, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और फ़ायदेमंद भी होती है हेल्थ के लिए। मैं इसको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा है। 20 मिनट्स में बना, राइट? 20 मिनट के इसका पूरा और तोड़ने में काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी है। सही, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा बना और बड़ा सॉफ्ट बना। अपना घर सजाने का शौक भला किसे नहीं होता। खासकर हम खवातीन तो घर को हमेशा खूबसूरत रखने की कोशिश में लगी रहती हैं। लेकिन कुछ खवातीन को ये समझ ही नहीं आता कि ठीक से घर सजाने का सही तरीका आखिर क्या है। और अपना अपना घर सजाने के सबके मुख्तलिफ तरीके भी होते हैं। तो अगर आप चाहें तो हमारी टिप्स आजमा कर अपने घर को और भी ज्यादा खूबसूरत बना सकती हैं। इसके लिए आप दीवारों पर मुख्तलिफ टेक्सचर दे सकती हैं, घर के कोनों में बोनसाई लगाएं, अपने घर को सीपों से भी सजा सकती हैं। सेंटर टेबल पर किसी भी ट्रांसपेरेंट बोल में आप इन्हें रख सकती हैं। अपना सामान ऑर्गेनाइज्ड रखने से भी घर काफी साफ सुथरा और सजा नजर आता है।
मुख्तलिफ शेप्स में ग्लासेस को भी आप डेकोरेटिव आइटम की तरह इस्तेमाल कर सकती हैं। तो कैसा लगा आप सभी को हमारा आज का शुमारा? उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। अगले हफ्ते एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।